हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास हमारे अतीत भाग 1 से चैप्टर नंबर 5 राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो राज्य यानी कोई क्षेत्र, और राजा जो वहाँ का शासक होता था, और एक प्राचीन गणराज्य जो पुराना गणराज्य का मतलब होता है एक संगठन यानी कि लोगों का समूह। तो जो हमारी फर्स्ट हेडिंग है वो है हमारी कि कुछ लोग शासक कैसे बनते थे, यानी कि पहले के समय में जो शासक थे वो कैसे बनते थे। तो लगभग 75 वर्ष से, यानी कि जब से हम आज़ाद हुए तब से क्या जो हम राजा चुनते हैं वो क्या चुनते हैं, वो मतदाता के द्वारा चुनते हैं। यानी कि लगभग 75 वर्ष से हम शासक का चुनाव कैसे करते हैं, चुनाव मतदान से हम जो हमारा राजा था, शासक था, उसको चुनते हैं। लेकिन पहले यानी कि 75 वर्ष जब हम मतदान से राजा को नहीं चुनते थे, उससे पहले क्या करते थे, तो जो राजा चुना जाता था वो कैसा चुना जाता था, वो चुना जाता था जन के द्वारा, यानी कि लोगों के द्वारा, यानी लोगों के द्वारा राजा चुने जाते थे। और करीब 3000 वर्ष पहले 3000 वर्ष पहले राजा बनने की एक अलग प्रक्रिया होती थी। राजा बनने का एक अलग प्रोसेस होता था। वो क्या होता था कि जो पहले जो लोग थे वो क्या करते थे, यज्ञों को आयोजित करते थे, यानी कि जो यज्ञ होते थे उनको आयोजित किया जाता था। और किस लिए किया जाता, राजा बनने के लिए। और यज्ञ जब आयोजित किया जाता था उसके बाद वो राजा बनते थे। अब वो यज्ञ कौन सा था, वो यज्ञ था अश्वमेध यज्ञ। कौन सा, अश्वमेध, यानी कि अश्व यानी कि घोड़े को क्या होता था, उसमें घोड़े को घाव यानी कि उसको चोट देकर एक मैदान में छोड़ दिया जाता था। यानी कि जैसे कि ये एक बहुत बड़ा मैदान है, यहाँ दूसरा राजा है और दूसरे किनारे कौन सा है, पहला राजा है, पहला राजा। तो यहाँ से घोड़े को छोड़ा जाता था और इस मैदान में घोड़े को घाव देकर उनको गहरी चोट मारकर उसको छोड़ दिया जाता था। और राजा क्या करता था, पूरे मैदान में दौड़ता था। और अगर दूसरे राजा ने उसको रोक लिया तो क्या होगा, ये राजा शक्तिशाली होगा। ये राजा क्या होगा, शक्तिशाली होगा, क्योंकि उसने जो घोड़ा यहाँ पे दौड़ रहा था उसको उसने रोका है। अगर ये राजा नहीं रोक पाता था, दूसरा राजा नहीं रोक पाता था, तो वो समझता था कि पहले वाला राजा बहुत शक्तिशाली है। तो अश्वमेध यज्ञ में घोड़े को दौड़ने के लिए छोड़ दिया जाता था। अगर उसे दूसरे राजा ने रोक देता था, यानी उसे अगर दूसरा राजा रोक देता था तो उसे क्या होता था, उसे पहले वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। क्यों, क्योंकि वो शक्तिशाली था। उसे जो कमज़ोर राजा होता था उसे लड़ाई करनी पड़ती थी। फिर जब लड़ाई हो जाती थी यानी कि युद्ध हो जाता था, उसके बाद वे राजा क्या करते थे, युद्ध के बाद राजाओं को यज्ञ में आयोजित किया जाता था। यानी कि जब लड़ाई यानी कि युद्ध हो जाता था, उसके बाद जो राजा होते थे, जो जितने भी राजा होते थे, उनको एक यज्ञ में आयोजित किया जाता था, उनको बुलाया जाता था, यानी कि राजा जो होते उनको यज्ञ करना पड़ता था। और जो वो यज्ञ होता था वो किसके लिए होता था, वो होता था राजा के लिए। किसके लिए, राजा के लिए वो यज्ञ किया जाता था। और यज्ञ को करने वाला कौन होता था, यानी जो यज्ञ करता था वो कौन होता था, वो होते थे पुरोहित, यानी कि ब्राह्मण जो होते थे उनके द्वारा ये यज्ञ किया जाता था। और यज्ञ राजा के लिए होता था। क्यों होता था, क्योंकि वो राजा कौन था, शक्तिशाली होता था। और
ये यज्ञ पुरोहितों द्वारा संपन्न यानी कि समाप्त किया जाता था। इस यज्ञ को जो ब्राह्मण होते थे उनके द्वारा ये संपन्न किया जाता, समाप्त किया जाता था। और ये यज्ञ राजाओं के लिए होता था। और राजाओं के लिए क्या लाते थे? उपहार लाते थे, यानी कि उनके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लाते थे और राजाओं को उनसे सम्मानित करते थे। अब जो ये राजा होते थे उनका क्या होता था? एक मुख्य स्थान होता था। आयोजन होते थे, आयोजनों में क्या होता था? जो राजा होते थे उनका एक अलग स्थान होता, उनका मुख्य स्थान होता था। वो क्या होता था? जो राजा होते थे, राजा को सिंहासन पर बिठाया जाता था। किस पर? सिंहासन पर। या फिर जो बाघ होता है, बाघ की खाल के आसन पर बिठाया जाता था। यानी कि जो राजा होता था वो उसका जो स्थान था वो अलग होता था, वो सबसे अलग बैठता था और उसको अलग सिंहासन दिया जाता था। और जो सिंहासन था वो कैसा होता था? सिंहासन, या फिर उसको क्या करते थे? जो बाघ की खाल होती है उस पर आसन, यानी कि बाघ की खाल का जो आसन होता है, जैसे बाघ की खाल का आसन लगाया जाके उस पर राजा को बिठाया जाता था। और यज्ञ होते थे या युद्ध होते थे, उनमें जो राजा का साथ यानी वो साथ रहता था वो कौन होता था? वो सारथी होता था। यानी कि अगर वो यज्ञ हुए या युद्ध हुए, उसका सारथी कौन हो? राजा का सारथी कौन होगा? वो जो सारथी होता है उसका साथ जो रहता था उसको ही सहचर कहते थे। और जो यज्ञ में जैसे यज्ञ होते हैं उनके अवसर पर यानी कि जो आयोजित किए जाते थे उन पर वो जो सहचर था वो क्या करता था? जो राजा के गुण होते थे और जो राजा की विजय यानी कि जो राजा जीत जाता था उसको वो बताता था कि राजा में क्या क्या गुण है। राजा की विजय के बारे में बहुत चीज़ें वो बताता था। किनको बताता था? वो बताता था जो यज्ञ में यानी कि जो यज्ञ में आमंत्रित राजा होते थे उनको बुलाया जाता था, उनको उसके गुणों का वो बताता था। यानी कि अपने राजा के गुण और जो उसने विजय पाई है कि उन्हें जीत जो मिली है उसके बारे में वो उन लोगों को बताता था। और अब जो राजा थे यानी कि राजा जो थे, अब राजा तो जीत गए और उसका जो उल्लेख था वो किसने कर दिया? राजा के बारे में उसके सहचर ने बता दिया। लेकिन जो राजा के सगे संबंधी थे यानी कि उनकी रानियां, उनके पुत्र, उनके यानी कि जो उनके सगे संबंधी थे या उनकी रानियां, राजा, जो उनके घर परिवार के जो लोग थे यानी कि दूसरे राजा जो थे उनको, अब उनके भी कुछ ना कुछ काम होते होंगे। तो उनके क्या काम थे? यानी कि राजा के जो सगे संबंधी थे उनके काम क्या थे? कि वो छोटे छोटे अनुष्ठान करवाते थे। उनको करवाने होते थे क्या? छोटे छोटे अनुष्ठान, यानी कि छोटे यज्ञ वगैरह उनको कराने होते थे। और इनमें जो यज्ञ कराते थे अब उनमें खासकर कौन होते थे? यानी कि राजा के लिए जो यज्ञ कराते थे, अनुष्ठान कराते थे, खासकर वे कौन लोग होते थे? वो खासकर क्या होते थे? उनकी राजा की रानियां और राजा के पुत्र होते थे, जिन्हें छोटे छोटे यज्ञ आयोजित कराने होते थे। और कौन? राजा के सगे संबंधी रानियां और पुत्र हो गए। उनके अलावा और कौन? जो आमंत्रित राजा होते थे यानी जो बुलाया जाता था, उनको भी उनका काम क्या था? वो यज्ञ नहीं करते थे, बस उनको जो यज्ञ होते थे, अनुष्ठान होते थे, उनको बैठकर बस देखना होता था। वो यज्ञ नहीं करते थे, यानी कि जो उनको बाहर से बुलाते थे, जो आमंत्रित करते थे राजा दूसरे राजाओं को, उनका काम क्या था? बस वहाँ बैठना और अनुष्ठान को देखना होता था। और जो पुरोहित होते थे, कौन होते थे? पुरोहित होते थे। पुरोहित का क्या काम होता था? अब पुरोहित जो होते थे वो भी क्या करते थे? कई तरह के यज्ञ वगैरह वो करते थे। यानी कि जो पुरोहित होते थे कई तरह के अनुष्ठान यानी कि पूजा यज्ञ कई तरह के वो करते थे, कई अनुष्ठान करते थे। और क्या करते थे? जो राजा होता था यानी कि जो जीता है राजा होता था उस पर पवित्र जल छिड़कते थे। पुरोहित जो होते थे यानी कि जो उनके सगे संबंधी पुरोहित भी शामिल है, पुरोहित यानी कि ब्राह्मण, उनका क्या काम था? राजा पर
पवित्र जल छिड़कना और कई अनुष्ठान और करना। अब जो बाकी लोग थे, बाकी लोग जो थे, जो छोटे छोटे जो लोग थे जनता, तो वो क्या करते थे। अब जो सामान्य लोग यानी कि जो और अलग जो लोग थे वो कौन, जैसे कि वैश्य और विश्य। विश्य क्या होते हैं, विश्य यानी कि शूद्र, शूद्र। और जो शूद्र होते हैं, जो पुरोहित होते हैं, पुरोहित शूद्रों को क्या समझते हैं, ये जो विश्य होते हैं उनको शूद्र समझते हैं। यानी कि ये बहुत छोटी बहुत नीचे वर्ग के लोग थे, वैश्य और विश्य। अब वैश्य और विश्य को राजा के लिए क्या लाना पड़ता था, उनको उपहार लाते थे। वे राजा के लिए क्या लाते थे, उपहार लाते थे, यानी कि राजा के लिए कुछ ना कुछ वो गिफ्ट लेकर आते थे। और उनमें कुछ भी हो सकता था, जैसे कि अनाज हो गया या फिर उनके लिए कर हो गए, तो काफ़ी सारी चीज़ें वो राजा के लिए लाते थे। और क्या करते थे, अब जो पुरोहित होते विश्व को क्या समझते थे, शूद्र समझते थे, यानी कि सबसे यानी कि एक तरह से अछूत समझा जाता था। कौन समझते थे, पुरोहित उनको समझते थे कि जो विश्व लोग हैं वो शूद्र हैं, अछूत हैं। और जो विश्व थे, जो विश्व लोग थे वो क्या होते थे, उन्हें क्या होता था, जो विश्व जो लोग थे उनको किसी भी अनुष्ठान यज्ञ पूजा जो पूजा होती थी, यज्ञ होते थे, उनमें शामिल नहीं किया जाता था। यानी कि जो सामान्य यानी कि जो दूसरे लोग, उनके जो राजा के रानी पुत्र पुरोहित जो वो आमंत्रित करते थे राजा को, उसके सिवा जो लोग बसते थे उनको सामान्य लोग कहा। और सामान्य लोग में कौन थे, वैश्य और विश्य। ये दो लोग राजा के लिए उपहार लाते थे, उपहार में वो कुछ भी देते थे, यानी कि राजा के लिए कुछ ना कुछ वो लाते थे। और जो विश्य थे, पुरोहित, कौन, पुरोहित, इन्हें क्या समझते थे, इन्हें समझते थे शूद्र, यानी कि बहुत अछूत उनको समझा जाता था, बहुत नीची जाति का समझा जाता था। और इनको किसी भी यज्ञ अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता था। अब हमारा अगला टॉपिक है जनपद। जनपद, तो जनपद का अर्थ क्या होता है, जन यानी कि लोग और पद जहाँ पर वो रहते हैं, यानी कि लोगों के बसने की जगह, लोगों के बसने की जगह। तो अब जो वे राजा होते थे, पहले वाले जो राजा होते थे वो कौन से राजा होते थे, वो छोटे से इलाके के राजा होते थे। तो वो क्या करते थे, वो करते थे महायज्ञ, यानी कि अनुष्ठान वगैरह वो करते थे। तो महायज्ञ करने वाले राजा अब ना होकर क्या हो गए, जनपदों के राजा बन गए। अब उनके पास बड़ा क्षेत्र है, बड़ा स्थान है, बड़ा राज्य है उनके पास। तो छोटे इलाके के राजा ना होकर बड़े इलाके के राजा बन गए। और अब जो महाजनपद की जो बस्तियां हैं, महाजनपदों की जो बस्तियों की खुदाई की गई है, उसमें जो प्रमुख स्थान है, जो महत्वपूर्ण स्थान है, वो कौन कौन से हैं, वो है दिल्ली। अब जो दिल्ली है, हमारा दिल्ली कहाँ है, यहाँ दिल्ली जो है वो वहाँ पर सबसे जो पुराना स्थान है, वो क्या, वो जो वहाँ फेमस है, वो क्या है, वहाँ पर दिल्ली में पुराना किला, यानी कि जब दिल्ली की खुदाई की गई तो वहाँ पे हमें क्या मिला, पुराना किला। और यानी कि जो राजा थे, राजा क्या, दिल्ली में जो राजा के रहने की जगह थी वो कहाँ थी, वो दिल्ली में पुराने किले में थी। और उत्तर प्रदेश में क्या है, उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर है। क्या है, हस्तिनापुर है। ये कहाँ है, मेरठ के पास है। कहाँ, मेरठ के पास क्या है, एक हस्तिनापुर, जहाँ के वे राजा थे। और तीसरा स्थान हमारा है एटा। कहाँ है, एटा के पास क्या है, एक अतरंजी खेड़ा है। क्या, अतरंजी खेड़ा है, जहाँ पर जो वे राजा थे यहाँ के, वो
जो ये जनपद थे वहाँ के वो राजा थे, यानी कि अब इनके पास क्या था, एक बड़ा इलाका था और वहाँ के वो राजा थे। तो दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर और एटा में अतरंजी खेड़ा, ये 3 प्रमुख स्थान हैं कहाँ के, यानी कि जो महाजनपद की खुदाई की गई थी उससे पता चलता है कि ये महत्वपूर्ण स्थान थे, प्रमुख स्थान थे। और खुदाई से हमें और भी कुछ चीज़ें पता चलती हैं, जैसे कि खुदाई से हमें पता चलता है कि जो लोग थे, जो लोग थे वो क्या करते थे, झोंपड़ियों में रहते थे। कहाँ रहते थे, झोंपड़ियों में वो रहते थे। और क्या करते थे, मवेशी यानी कि गाय और बैल, इन सब को क्या करते थे, वो मवेशियों को पालते थे। और कई अन्य जानवर, और भी जानवर थे, मवेशियों के साथ साथ उन जानवरों को भी वो पालते थे। और उन यानी कि जो खुदाई हुई है उससे पता चलता है कि वे लोग क्या करते थे, फसलें भी उगाते थे, जैसे कि चावल, गेहूँ, धान, जौ, दाल, तिल, गन्ने, सरसों, इन सब की खेती वो करते थे। क्योंकि इनके साक्ष्य मिले हैं इसलिए हम कहते हैं कि वो इन चीज़ों की खेती करते होंगे, क्योंकि हमें साक्ष्य मिले हैं, सबूत मिले हैं वहाँ पर। और क्या करते थे वे लोग, वो बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। क्या करते थे, बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। और बर्तन कैसे होते थे, बर्तन कैसे होते थे, बर्तन होते थे मिट्टी के। कुछ बर्तन मिट्टी के थे, कुछ धूसर थे। धूसर यानी कि जो भूरे रंग के होते हैं, मटियाले रंग के बर्तन, जब मटियाला कलर होता है उस रंग के बर्तन थे। कुछ लाल रंग के भी थे, यानी कि जो बर्तन मिले हैं लगभग हमें 3 प्रकार के बर्तन मिले हैं। कौन से, मिट्टी के, जो लाल मिट्टी होती थी, धूसर यानी कि जो भूरा रंग में मटियाला रंग होता था उस तरह के, और एक लाल रंग के। मिट्टी, धूसर, लाल रंग के 3 तरह के हमें बर्तन मिले हैं। और ये जो इन बर्तनों में कुछ विशेष बर्तन के, बहुत महत्वपूर्ण बर्तन थे, उसमें से क्या वो बर्तन कौन से थे, उन पर जो बर्तन थे उन पर कुछ अलग चित्रकारी की जाती थी, जिन्हें क्या कहा जाता था, जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के नाम से जाना गया है। यानी कि इन बर्तनों पर चित्रकारी की जाती थी, उन बर्तनों को क्या कहा, चित्रित धूसर पात्र यानी कि बर्तन, यानी कि चित्र हुए हुए भूरे रंग के बर्तन। और इनको इस नाम से जानते हैं, इन सब बर्तनों को ऐसे जानते हैं, इनको धूसर पात्र के नाम से चित्र, यानी कि जिस पे चित्र बने होते थे और भूरे रंग के होते थे, उन बर्तनों को ये नाम दिया गया है। और अब जो ये धूसर बर्तन थे, यानी कि चित्रित धूसर पात्र जो थे, उनमें कैसे कैसे चित्र बने होते थे, जैसे कि उन पर चित्र बने होते थे जैसे सरल चित्र, कैसे, सरल रेखा होती थी, खाली रेखा ही होती थी, जैसे मर्जी उस पे रेखा वो बनाते थे। और कैसे होते थे, उस पे ज्यामितीय आकृतियाँ होती थी, जैसे कि सर्कल बना दिए, ट्रायंगल बना दिए, वर्ग और आयत, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब उन पर बना देते हैं। यानी जो कुछ बर्तन होते थे, जैसे कि बर्तन, उस पर या तो सीधी लाइन होती, सरल रेखा होती थी, या फिर इन पर कोई ना कोई चित्र बना देते थे, जो ज्यामितीय चित्र आकृतियां उसमें बनाई जाती थी, जिससे क्या होते थे, ये बर्तन काफ़ी अच्छे और सुंदर दिखाई पड़ते थे। जैसे किसी बर्तन पर खाली एक कहीं कहीं रेखाएं खींच दी, किसी बर्तन पर उन्होंने ट्रायंगल बना दिए, त्रिभुज बना दिए, किसी बर्तन पर उन्होंने क्या बनाया, उस पर रेक्टेंगल बना दिए। यानी कि जो इन पर चित्र होते थे वो क्या मैथमेटिक की चित्र होते थे, और बिल्कुल सिंपल लाइन उन पर वो बनाते थे, जिससे उनके जो बर्तन थे, जो बर्तन इस्तेमाल करते थे, वे बर्तन काफ़ी सुंदर और अच्छे दिखाई पड़ते थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है महाजनपद। तो पहले क्या होते थे,
पहले खाली जन होते थे, जन यानी कि छोटा सा हिस्सा। उसके बाद जन किस में कन्वर्ट हो गए, किस में बदल गए, यानी कि पहले जन थे उनमें कुछ सुधार हुए, कुछ उसमें परिवर्तन होते रहे, तो फिर वो क्या बन गए, जनपद बन गए। अब जनपद में भी क्या हुए, जनपद में भी काफ़ी बदलाव हुए उन्होंने किए जो राजा थे। अब ये जनपद क्या हो गए, किस में कन्वर्ट हो गए, ये हो गए महाजनपद में, महाजनपद में बदल गए। यानी कि जन से क्या आया, जनपद, और जनपद से क्या आया, महाजनपद। यानी कि छोटे क्षेत्र से बड़े इलाके में गए, बड़े से फिर उससे ज़्यादा बड़े इलाके में चले गए। तो जन में परिवर्तन हुआ, महाजनपद बनाए। अब जब महाजनपद था उसको उन्होंने विकसित किया तो उससे क्या बन गए, महाजनपद बन गए। तो अब जैसे जनपद है, अब जनपद कौन कौन से हैं, जैसे कौशाम्बी, मगध, वैशाली कहाँ है, बिहार में, और कंधार, तक्षशिला और उज्जैन, ये सब क्या है, ये है जनपद। अब अगर महाजनपद की बात करें तो महाजनपद में क्या है, चेंदी, वज्जी, कौशल, पंचाल, कुरु, अवंती और मगध। महाजनपद में मगध भी है, और जनपद में भी मगध था, महाजनपद में भी क्या है, मगध है। तो जो जनपद थे, जनपद और महाजनपद, तो काफ़ी हमारे जनपद भी है और महाजनपद भी और जनपद भी है। तो अब पहले राजा क्या करते थे, जो राजा थे पहले, वो उनके पास क्या था, उनके पास ना कोई राजधानी थी, ना उनके पास कोई सेना थी, ना ही वो कर वसूलते थे। लेकिन जब वो महाजनपद में आ गए, यानी कि जब महाजनपद के राजा बन गए, तो क्या करने लगे, वो कर भी वसूलने लगे, अब सेना भी रखने लगे, उनकी राजधानी भी हो गई। अब जब राजधानी हो गई तो वे कुछ ना कुछ करेंगे। तो जैसे कि उनके पास राजधानी है, क्या है, उनके पास अब अपनी राजधानी है। तो जब राजधानी है तो क्या राजधानी थी, तो उनमें क्या करते थे, उनकी क्या करते थे, किलेबंदी करते थे। और क्या करते थे वो, और करते थे जो इनका इलाका था उसके चारों तरफ क्या करते थे, चारों तरफ दीवार खड़ी करवाते थे। क्या करते थे, चारों तरफ अपनी राजधानी किलेबंदी करते थे, और अपनी जो उनकी राजधानी थी उसके क्या करते थे, वो उसको चारों तरफ से दीवार करवाते थे। और दीवार कैसे खड़ी करवाते थे, दीवार कई तरह की, जैसे कि ईंट की, पत्थर की और लकड़ी की। तो दीवार खड़ी करवाने में वो किसी भी, यानी कि उन्हें दीवार खड़ी करवानी थी, चाहे वो किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करें, चाहे लकड़ी का करें, ईंट का करें, पत्थर का करें। अब जब ये दीवार खड़ी करवा देते तो क्या होता होगा, तो उनके लिए वो अब वो जब उनकी राजधानी है तो क्या कर रहे हैं, अपनी राजधानी के चारों तरफ, यानी राजधानी उसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, पूरे किले इसको बंद कर रहे हैं। बंद करने में क्या करें, उसके चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवार खड़ी करवाते थे। अब दीवार चाहे लकड़ी की, चाहे ईंट और चाहे पत्थर की वो करवाते थे। अब दीवार क्यों खड़ी करवाते थे, क्यों बनवाते थे, यानी कि अपनी राजधानी के चारों तरफ दीवार क्यों करवाते थे वो, तो उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। जैसे दूसरे राजा के आक्रमण के डर से, यानी कि जो दूसरे राजा होते थे उनके आक्रमण के डर से वो दीवार खड़ी
करवाते थे। और क्या कारण हो सकते हैं? वो अपने आप को क्या खुद को शक्तिशाली बताने की कोशिश करते थे। तो वो खुद को शक्तिशाली दिखाना चाहते होंगे, इसलिए वो अपने राजधानी की तरफ ऊंची दीवार करवाते होंगे। और क्या कारण हो सकते हैं? अब यानी कि कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे वो दूसरे राजा के डर से, या वो उसको डर लगता होगा, या फिर वो अपनी वाह करवाने के लिए, अपनी तारीफ करवाने के लिए क्या दीवार लगवा देता। खुद को शक्तिशाली दिखाना चाहता होगा, खुद वो डर जिससे कि दूसरे जो राजा थे उस पर आक्रमण ना कर दे, इसलिए वो अपनी राजधानी के चारों तरफ दीवार करवा लेते। अब जब वो दीवार करवाता था तो उसमें लगभग 1000 स्त्री, पुरुषों और बच्चे इस काम में, यानी कि दीवार जो खड़ी करवाता था, इस काम में लगभग हजारों बच्चे, स्त्री, पुरुषों का परिश्रम रहा होगा। उन्होंने किया होगा, यानी कि उसमें उनकी क्या रही होगी, उन्होंने उनमें मेहनत की होगी। तो अब जो राजा थे, अब ये क्या करने लगे? पहले जो राजा होते थे वो क्या करते थे? उनके पास राजधानी थी, उन्हें राजधानी मिल गई, उनके पास कोई सेना नहीं थी। क्या नहीं थी उनके पास? सेना भी नहीं थी। तो अब जब महाजनपद में आ गए, यानी कि उन्होंने जन से जनपद किया, जनपद से महाजनपद बना दिया, तो अब ये क्या, इनको सेना की जरूरत पड़ती होगी, तो ये सेना भी रखने लगे। और क्या करने लगे? सेना रखने लगे, और ये सिपाही भी रखने लगे। अब थे वो कैसे रखते होंगे? उनको वो क्या करते थे? उनको वो वेतन देते थे, पूरे साल का वेतन देकर सिपाहियां रखते थे, पूरे साल का। वेतन देकर वो रखते थे, सिपाहियों को रखते थे। और अब वेतन के रूप में क्या देते होंगे? वेतन के रूप में क्या देते होंगे? तो वेतन के रूप में वो दे देते आहत क्या होता है? आहत होते हैं सिक्के। आहत किसे बोला जाता है? आहत बोला जाता है सिक्कों को। यानी कि जब उनके पास राजधानी हो गई, सेना हो गई, तो वो सिपाही रखने लगे, सेना रखने लगे, और सेना जो सिपाही रखते थे वो उन्हें पूरे साल का वेतन देते थे, और वेतन देकर वो सिपाही रखते थे, और वेतन के रूप में क्या इस्तेमाल करते थे? वो सिक्कों का इस्तेमाल करते थे, और वो जो सिक्के थे वो अपने सिपाहियों को दिया करते थे, जिससे कि वो उन्हें सुरक्षा मिल सके। और क्या था? अब पहले जो राजा थे वो क्या करते थे? उपहार पर निर्भर रहते थे। किस पर निर्भर रहते थे? उपहार पर निर्भर रहते थे। लेकिन अब वो उपहार पर निर्भर नहीं रहते। पहले वो उपहार पर निर्भर रहते थे, लेकिन जब महाजनपद के राजा बन गए तो वो क्या करने लगे? सिर्फ उपहारों, गिफ्टों पर निर्भर नहीं रहते थे। उन्होंने क्या किया? क्यों किया? उन्होंने ऐसा क्यों किया? यानी कि निर्भर क्यों नहीं थे उन पर, उपहारों पर? तो क्योंकि उनके पास अब सेना थी और सिपाही थे, राजधानी थी। तो उसके लिए क्या था? उसके लिए संसाधनों की जरूरत पड़ती थी। बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या संसाधनों की जरूरत पड़ेगी।
तो अब जब संसाधनों की जरूरत पड़ेगी, अब आएंगे कहाँ से वो? तो उन्होंने क्या किया, अब वो टैक्स लेने लगे, यानी कि कर लेने लगे। उन्होंने टैक्स लेना शुरू किया, क्योंकि पहले तो उनका काम चल जाता था, क्योंकि उनके पास सेना तो थी ही नहीं, और ना उनके पास कोई राजधानी थी जिसकी उनकी सुरक्षा की जाए। करने के लिए सेना रखे, ना अपने दरबार में क्या रखे, सिपाही रखे। उनके पास ना कोई महल होते थे, लेकिन अब तो उनके पास महल है, राजधानी है, उनके सेना है, सिपाही है, तो उनका खर्चा कहाँ से निकलेगा? उनको वो क्या देंगे? तो उसके लिए वो क्या करते थे, अब वो कर वसूलने लगे। अब क्या कर वसूलने लगे, यानी कि अब देखो, महाजनपद में आते आते कितने सारे बदलाव हो गए। पहला कि राजधानी हो गई, दूसरा कि सेना हो गई, तीसरा क्या हुआ, वो कर वसूलने लगे। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, उनके पास वो टैक्स, उनको जो राजा थे उनको कोई अधिकार था ही नहीं, उनके पास कुछ था ही नहीं, ना उन्हें कर वसूलने का अधिकार, ना उन्हें सेना रखने का अधिकार, ना उन्हें महल मिलने का अधिकार, यानी कि उनके पास तो कुछ था ही नहीं। लेकिन महाजनपद में आते आते काफ़ी सारे बदलाव हो गए। अब वो टैक्स लेते, अब टैक्स कैसे कैसे लेते होंगे, यानी कि कोई ना कोई, कुछ ना कोई, सब लोग काम करते होंगे, कुछ कृषक होंगे, व्यापारी होंगे, यानी कि जो बुनकर होते हैं, हस्तशिल्प होते हैं, कलाकार वो होंगे। तो कोई ना कोई जो व्यक्ति थे, किसी न किसी काम को वो करते होंगे अपनी जीवन चलाने के लिए, आजीविका चलाने के लिए। तो उन पर उन्होंने, जो भी राजा थे, उन लोगों पर टैक्स फिक्स कर दे कि इतना टैक्स हमें देंगे। तो अब जो राजा थे उन्होंने क्या किया, लोग कुछ ना कुछ काम करते थे, यानी कि जो सारे काम थे, जो व्यापारी, जो वे लोग थे, उन पर टैक्स फिक्स कर दिया। अब टैक्स के रूप में वो कुछ भी ले सकता था, जैसे अगर जो फसलें हैं, फसलों से क्या, जो फसलें वो कौन करे, कृषक। जो कृषक होते थे वो खेती करते थे। तो फसलों का 1/6 हिस्सा, 1/6 हिस्सा क्या वो टैक्स के रूप में लेते थे। यानी कि जो खेती करते थे, वो पूरी खेती का जो 6वां हिस्सा होता था, यानी कि पूरे खेत का जो 6वां हिस्सा होता था, वो क्या लेते थे, राजा को वो टैक्स के रूप में देते थे। कौन? कृषक। और कारीगर थे, कुछ लोग कारीगर थे। कारीगर में जैसे बुनकर, लोहार, सुनार, इनको भी क्या देना पड़ता। अब ये क्या करते थे, अब इनके पास ऐसा कुछ जो काम तो था नहीं जो ये दे सके, तो वो क्या करते थे, ये राजा के लिए 1 महीने तक उन्हें काम करना पड़ता था। यानी जो कारीगर होते थे उनको राजा के लिए 1 महीने तक, अब वो अपना कुछ काम नहीं करेंगे, सिर्फ 1 महीने तक क्या करेंगे, राजा के लिए काम करेंगे। यानी कि 1 साल, जैसे मान लो कि 1 साल में 12 महीने, तो 11 महीने तो वो अपना काम कर रहेंगे, लेकिन 1 महीना वो राजा के लिए निकालेंगे। 1 महीने तक वो राजा के लिए ही काम करेंगे, अपना कुछ काम नहीं करेंगे। और क्या थे, कुछ पशुपालक रहे होंगे। तो पशुपालक जो थे, अब उनके पास जानवर रहे होंगे। पशुपालक क्या करे, जानवर पालते थे। तो जो पशुपालक जो थे उनको टैक्स के रूप में क्या देना पड़ता था, उनको देना पड़ता था जानवर, या फिर जो जानवरों से कुछ उत्पाद मिलते हैं, कुछ चीज़ें मिलती हैं, उनको वो देते थे, जैसे कि दूध या फिर मांस। दूध या दूध से बनी कुछ भी चीज़ें वो राजा को दिया करते थे, किसके रूप में, टैक्स के रूप में। और कुछ लोग व्यापारी रहे होंगे,
तो जो व्यापारी सामान खरीदेंगे, सामान को फिर बेचेंगे, यानी कि सामान को खरीदने पर भी क्या था, टैक्स था, और जो बेचते थे उस पर भी क्या, टैक्स। यानी खरीदने और बेचने पर राजा ने टैक्स लगा दिया। यानी कि तुम कुछ सामान खरीदोगे तो टैक्स दोगे, बेचोगे तो टैक्स लोगे। और जो टैक्स होता था वो किसके पास जाता था, वो जाता था राजा के पास। किसके पास जाता था, राजा के पास। और कुछ आखेटक रहे होंगे, आखेटक यानी कि संग्राहक। तो आखेटकों और संग्राहकों को क्या देना पड़ता था, उनको भी टैक्स देना पड़ता। अब ये तो जंगल में रहते हैं, अब ये क्या टैक्स देंगे, ये क्या टैक्स देंगे, तो ये टैक्स देंगे जो भी इन्हें जंगल से कुछ चीज़ें मिलेंगी। यानी कि जो जंगल से इन्हें वस्तुएं मिलेंगी वो क्या, राजा को देनी पड़ती थी। यानी कि अपने लिए भी और राजा के लिए भी वो जंगल से वस्तुएं लाते थे। हमारा अगला टॉपिक है वो है कृषि में परिवर्तन। तो कृषि में परिवर्तन, दो अलग अलग परिवर्तन हुए जो कि बहुत महत्वपूर्ण थे। पहला है कि जो पहले खेती की जाती थी, पहले जो खेती की जाती थी उसमें क्या, हल के खाल, जो हल के खाल होते हैं, ये जो हल होते हैं उसके जुताई के लिए, जो मिट्टी को खोदने के लिए जो हल होते हैं, जो उसके हाल होते थे वो क्या पहले लकड़ी के होते थे, लेकिन अब किसके बनने लगे, अब बनने लगे वे लोहे के। किसके, लोहे के। क्या, जो हल के खाल होते थे, जो हल के जो खाल होते थे वो अब लोहे के बनने लगे। पहले क्या था, वो लकड़ी के बनते थे, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक ज़मीन में दबने के कारण वो नष्ट हो गए। उसके फिर उसके आकार के हमें क्या मिले थे, उसके आकार के खिलौने मिले थे, जो जिससे पता चलता है कि वो उस समय उस चीज़ का प्रयोग करते होंगे। और वो अब किसके बनने लगे थे, वो बनने लगे थे लोहे के। वो लोहे के बनने लगे, जो कि अब वो लोहे के बनने लगे यानी काफ़ी मजबूत होते होंगे। तो उससे क्या था, जिससे वे लोहे के बनने लगे, जिससे ज़मीन को आसानी से जोता जा सकता था। पहले जो लकड़ी के थे वो इतने मजबूत नहीं होते थे, लेकिन जब वे लोहे के बनने लगे तो उससे क्या हुआ, ज़मीन को आसानी से जोता जा सकता था। यानी कि हल जो थे, लोहे के जो हल थे, उनको जैसे मिट्टी जो होती है ज़्यादातर सूखी हो, खेतों में सूखी या फिर गीली मिट्टी होती है। अगर सूखी मिट्टी होगी तो उसको जोतना बहुत ज़्यादा कठिन होगा, लेकिन जब वो लोहे के जो हल थे तो उससे क्या हुआ, मिट्टी जोतना यानी कि खेतों को जोतना आसान हो गया। और उससे क्या हुआ, जब समय समय पर खेत की जुताई करते रहेंगे तो उससे क्या होगा, जो फसल होगी, जो फसल की उपज होगी, यानी कि जो फसलों की उपज होगी उसमें क्या होगी, उसमें वृद्धि होगी। यानी कि फसल जो होगी ज़्यादा अच्छी होगी और उसमें ज़्यादा मुनाफा होगा, यानी कि ज़्यादा वो फसल उगेगी। और दूसरा परिवर्तन क्या था, वो था कि जो धान के पौधे थे, पहले क्या था, बीज बोते थे या फिर बीज छिड़कते थे, लेकिन अब क्या था, धान के पौधे का रोपण किया जाने लगा। जैसे कि रोपण का मतलब उनको बोना, यानी कि खेतों में अब उनको बोने लगे, वो जमीन में उसको बोने लगे। पहले तो खाली बीज छिड़क के उनको उगाया जाता था, लेकिन अब वो क्या करें, धान के वो पौधे बोने लगे। और अभी वो बीज छिड़कने की बजाय क्या करने लगे, वो धान के पौधे तैयार करके उन्हें बोने, यानी कि उनका रोपण करना उन्होंने शुरू किया। यानी कि अब वो बीज नहीं छिड़कते थे, वो पहले पौधे तैयार करते, छोटे छोटे पौधे हो जाते थे तो उनको दूसरी जगह बोते थे। वे लाकर दूसरी जगह से लाकर अपने खेतों में वे लगाते थे, उनका रोपण किया जाता था। और उससे क्या हुआ, जब वो बीज नहीं छिड़कते थे, अपने हाथों से बो रहे थे, तो उससे क्या हुआ, उससे अब पहले से भी ज़्यादा जो थे पौधे जीवित रह रहे थे। जैसे पहले क्या था,
पहले वो बीजों से कर रहे थे और इतनी जुताई भी नहीं हो रही थी खेतों की, तो अब वो जुताई भी करने लगे और पौधों को अपने हाथों से बोने लगे और समय समय पर जो खरपतवार थी उनको भी उखाड़ने लगे और उनका ध्यान रखने लगे, जिससे क्या हुआ, जो ज़्यादातर जो फसली थी पौधे थे वो जीवित रहते थे, यानी कि जो फसल थी वो अच्छी होती थी। और जब पौधे जीवित रहने लगे ज़्यादा तो फिर क्या हुआ, पैदावार ज़्यादा होने लगी। जैसे ये खेत है, खेत में उन्होंने पौधे बोए और वो क्या करते थे, खेत की जुताई करते थे, उसके बाद वो पौधे लगाते थे। जब वो खुद पौधे लगाने लगे तो और समय समय पर जो इनमें जो खरपतवार जो फसलों को नुकसान पहुंचाती थी उनको भी वो निकालने लगे और जो पौधे थे वो अच्छे से, वो जो पौधे थे उनको क्या था, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। यानी कि जो खरपतवार उग जाती है खेतों में, जो बिना उगाए जो पौधे उग जाते हैं, जो जंगली पौधे जिन्हें कहते हैं, उससे क्या था, वो फसलों को नष्ट कर देते थे। लेकिन अब समय समय पर वो उनको निकालने लगे, उनको जुताई रुपाई करने लगे, तो अब वो जो पौधे थे वो सुरक्षित थे, उन्हें किसी तरह खतरा नहीं था। उससे क्या हुआ, तो पौधे की संख्या ज़्यादा बढ़ती रही, जीवित रहे, यानी कि उन्होंने कीड़े मकोड़े ने नहीं खाया और उसमें जो पैदावार थी, उनकी जो फसलें थी, वो उसमें क्या हुआ, वो ज़्यादा अच्छी होने लगी थी। जो ये काम था, फसलें तो ज़्यादा होती थी और अच्छी भी होती थी, लेकिन ये जो काम था ये बहुत कमर तोड़ परिश्रम था। यानी कि जो इस काम में बहुत ज़्यादा उनको कष्ट झेलना पड़ता था। जैसे कि वो जो पौधे लगाते थे वो झुककर पौधे लगाते थे, जिससे उनकी कमर में दर्द होने लगता होगा। और जब कमर में दर्द लगता उसमें क्या, वो जो उनका काम था, उनको पानी के अंदर ही रहकर झुककर उनको पौधे में लगाने पड़ते थे। तो जो काम था इसमें क्या था, बहुत ज़्यादा परिश्रम लगता था, बहुत ज़्यादा। और जो ये काम करते थे, जो फसल बोने का जो काम करते थे, वो कौन लोग करते थे, वो करते थे, यह काम वो ज़्यादातर लोग वो करते थे जो लोग दासी रहे हों या फिर वो मजदूर हों। मजदूर कौन से, जब भूमिहीन खेतीहार हो, यानी कि दूसरे की, जिनके पास भूमि ना हो, दूसरे की भूमि पे जाकर वो खेती करते हो, दूसरों के लिए वो खेती करते हो। तो जो ये काम था बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम था, इसमें बहुत ज़्यादा परिश्रम लगता था और इससे फ़ायदा तो होता था, लेकिन उन लोगों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती होगी, क्योंकि इस काम में उनको झुके झुके रहना होता था। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है हमारा सूक्ष्म निरीक्षण, जो मतलब होता है बारीकी से अध्ययन करना। तो जो हमारा पहला है वो है हमारा मगध। तो मगध के बारे में हम जानेंगे। तो जो मगध था, मगध था वो क्या था, ये एक महत्वपूर्ण क्या था, जनपद था। क्या, ये एक महत्वपूर्ण जनपद था। जैसे काफ़ी हमारे जनपद और महाजनपद थे, तो उसमें से एक हमारा क्या है, हमारा है मगध। तो जो मगध है और जो हमारा दूसरा है वो है वज्जी। तो ये दोनों ये जो महाजनपद है और जनपद है, तो उनमें से ये हमारा जो पहला है वो है मगध। तो जो मगध है वहाँ पे क्या हुआ, मगध में 200 वर्ष के भीतर, यानी कि 200 साल के अंदर जो हमारा मगध था वो एक महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। कितने वर्ष, सिर्फ 200 वर्ष, 200 साल के अंदर जो मगध था बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जनपद बन चुका था। और जनपद पहले पता, जैसे कि जन यानी कि लोग, और पद जहाँ पर लोगों का जो जगह होती है रहने की। तो और क्या था, जो मगध था, अब जो मगध है, मगध से हमारी जो 2 नदियाँ जाती हैं जो महत्वपूर्ण थी, यानी कि मगध से होकर जो हमारी जो नदियाँ बहती हैं वो कौन सी बहती है, गंगा और सोन नदी। गंगा और सोन नदी मगध से होकर बहती है।
और जो ये नदियाँ थी ये बहुत महत्वपूर्ण थी। क्यों थी? क्योंकि यहाँ ये यातायात के लिए महत्वपूर्ण थी। और जो ये नदियाँ थी ये जल वितरण के लिए, जल वितरण की जो जल का बंटवारा उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण नदियाँ थी ये। और क्या था? जो ये नदियाँ थी, जो नदी के आसपास की ज़मीन थी, ये जो जैसे नदी है और इसके आसपास की जो ज़मीनें हैं, जो वहाँ की ज़मीनें हैं, तो जो नदियाँ थी उससे क्या होता था, क्योंकि यहाँ पर हमेशा नमी रहती, यहाँ पर पानी रहता था, तो वो वहाँ की ज़मीन के उपजाऊ बनाने के लिए ये नदियाँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। और जो मगध था, मगध में हमारे बिहार में ये मगध है। तो जो मगध है वहाँ का जो जंगल थे, जो मगध है, मगध का एक हिस्सा किससे भरा हुआ था? जंगलों से भरा हुआ था। यानी कि मगध का एक हिस्सा, यहाँ से नदियाँ, तो जो वहाँ का जंगल थे मगध के, जो मगध का हिस्सा था, तो एक हिस्सा क्या, यहाँ पे सारे जंगल थे। यानी कि जो मगध था वो जंगलों से भरा हुआ था। तो और अब वहाँ पे जंगल थे, जंगलों में ज़्यादातर जानवर रहते थे और वहाँ से हमें लकड़ियाँ मिलती हैं। तो जो लकड़ियाँ थी, तो लकड़ियाँ रथ बनाने, घर बनाने और गाड़ियाँ बनाने के लिए वहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती थी। और क्या था? वहाँ के जो जंगल में रहने वाले हाथी थे, वहाँ पर जो मगध है, मगध में ज़्यादातर हाथी पाए जाते थे। तो जो वहाँ पे हाथी थे उन्हें लोग पकड़ते थे और उनको प्रशिक्षित उनको ट्रेनिंग देकर युद्धों के लिए सेना में काम उनसे करवाए जाते थे। यानी कि हाथियों को पकड़ते थे और वहाँ पर उनको फिर ट्रेनिंग देते थे, फिर उनको सेना में भेज देते थे। यानी कि वो सेना का काम करेंगे, उनको वहाँ पर सेना में भेज देते थे उनको ट्रेनिंग करके। और जो मगध में क्या, मगध जो था, मगध लौह अयस्क के लिए, जो वहाँ पर जो मगध है वहाँ पर लोहे की खाने हैं। क्या है? लोहे की खाने हैं। अब जो वहाँ पे लोहे की खाने हैं वो बहुत महत्वपूर्ण थी। जैसे कि जो वहाँ से लोहा मिलता था, वो क्या, वहाँ पे जो लोहा मिलता था उससे क्या, मजबूत औजार बनाए जा सकते थे और बनाए भी जाते थे, और वे हथियार बनाने में भी बहुत ज़्यादा उपयोगी रहते थे। लोहा जो था, वहाँ पर लोहे की जो खान थी, उनको वहाँ से जो लोहा मिलता था उससे क्या, मजबूत औजार बनाए जाते थे और वहाँ पे हथियार बनाए जाते थे, जो कि लौह अयस्क की जो खानें थी उनके लिए, किनके, औजारों और हथियारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। और क्या था? अब इसमें जो मगध के जो शासक थे, मगध के जो शक्तिशाली शासक थे, यानी वहाँ के जो राजा थे, वो 3 थे। पहले थे बिम्बिसार, दूसरे थे पद्मनंद, और तीसरे जो थे वो थे अजातशत्रु। तो जो ये तीनों राजा थे, लेकिन जो सबसे शक्तिशाली थे वो थे बिम्बिसार और अजातशत्रु। ये दोनों राजा बहुत शक्तिशाली थे मगध के। और जो इनका जो नियंत्रण था वो कहाँ तक फैल चुका था? वो उत्तर पश्चिम तक फैल चुका था। जो मगध की राजधानी है, वो पहले जो राजधानी थी मगध की, तो वो थी राजगृह, यानी कि राजगीर। लेकिन अब जो मगध की राजधानी है वो है पाटलिपुत्र, यानी कि पटना। मगध की अब जो राजधानी है वो है पाटलिपुत्र, लेकिन जो सबसे पहले थी वो थी राजगृह। लेकिन ये सब हमारा मगध के बारे में था। लेकिन अब से लगभग 2000 वर्ष पहले जब सिकंदर कहाँ के राजा थे? वो थे मैसिडोनिया के जो राजा थे वो कौन थे? सिकंदर थे। वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे पूरे विश्व पर विजय पाना, यानी कि पूरे विश्व को वो पाना चाहते थे, उनको पूरे विश्व को जीतना चाहते थे। लेकिन ये जो उनकी सोच थी, यानी कि इस काम में वो सफल नहीं हो पाए। यानी कि जो उनकी चाह थी क्या, कि मैं पूरे विश्व को जीतूं, लेकिन वो
काफ़ी हद तक उन्होंने जीता भी, उन्होंने काफ़ी हद तक जीत लिया। जैसे कि मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ पश्चिम एशिया और मिस्र के कुछ राज्यों को उन्होंने जीत लिया, लेकिन वो ज़्यादा इस काम में कामयाब नहीं हो पाए और वो सफल नहीं हो पाए। जब वो मिस्र यानी कि जो पश्चिमी एशिया और मिस्र तक उन्होंने कुछ राज्य जीत लिए, लेकिन जैसे ही वो भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ आए, यानी कि भारत की तरफ आए, और तो वो भारत में व्यास नदी तक तो पहुंच चुके थे, व्यास नदी तक पहुंच चुके थे, यानी कि जो व्यास नदी है उसके किनारे तक पहुंच चुके थे। लेकिन जैसे ही वो मगध में कूच करना चाहते थे, यानी कि मगध में पहुंचना, मगध के अंदर पहुंचना चाहते थे, तो जो उनके सिपाही थे उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि वो डर चुके थे कि भारत के जो शासक है, उनका कहना था कि जो भारत के शासक हैं, वहाँ के जो राजा हैं, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और उनके पास काफ़ी सारी सेना है। जैसे कि बहुत बड़ी सेना, उनकी कुछ पैदल की सेना भी है, रथ की सेना भी है और हाथियों की भी सेना उनके पास है। किसके पास? अपने भारत के पास। और यानी कि जब सिकंदर मगध तक आ गए थे, मगध तक यानी कि व्यास नदी तक तो आ चुके थे, लेकिन जैसे ही वे मगध के पास आए और मगध के अंदर उन्होंने प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन उनके जो सिपाही थे उन्होंने मना कर दिया कि हम मगध में नहीं जाएंगे और ना ही आप जाओ। क्यों? क्योंकि जो वे डर चुके थे उनके सिपाही, कि उनको पता था कि जो भारत है उनके पास बहुत बड़ी सेना भी है, और सेना भी अलग अलग है, कुछ पैदल भी है, कुछ रथ पे भी है, और बहुत बड़ी सेना हाथियों की भी है। तो जो सिकंदर था उसकी जो चाह थी वो पूरी नहीं हो पाई। और जो अब हमारा अगला टॉपिक है वो है वजी। तो नेक्स्ट और लास्ट जो टॉपिक है वो है हमारा वजी। तो जो वजी है वो कहाँ पे है? वो है हमारा मगध के पास, यानी मगध के पास एक छोटा राज्य है जिसकी राजधानी क्या है? वैशाली, यानी कि बिहार। जो वैशाली है वो कहाँ पर है? बिहार में। तो जो वज्जी की राजधानी है वो है वैशाली। और जो वज्जी में जो अलग शासन व्यवस्था थी, जिसे यहाँ पे क्या था? एक अलग शासन व्यवस्था चलती थी, जिसे कहा गया गण या फिर संघ। गण का मतलब होता है समूह, और संगठन का मतलब भी एक समूह होते हैं। तो जहाँ पर जो गण थे, गण में जो होते हैं ये एक काफ़ी राज्यों का समूह होता है। तो वहाँ पर काफ़ी सारे क्या होते? शासक होते थे। कहाँ पर? गण में बहुत ज़्यादा क्या होते थे? गण में क्या होते थे? बहुत ज़्यादा शासक होते थे, कई शासक होते थे। और जो शासक थे, जो शासक थे, हर कोई क्या कहलाता था? हर कोई क्या कहलाता? वो कहलाता था राजा। यानी कि अगर 10 शासक हैं तो 10 ही क्या कहलाएंगे? राजा कहलाएंगे, राजा कहलाएंगे। और जो संघ में यानी कि जो गण था, वहाँ पर जो वहाँ पे अनुष्ठान वगैरह होते थे, तो वहाँ पर कोई एक राजा नहीं करता था। अगर 10 राजा हैं तो 10 ही अनुष्ठान यज्ञ वहाँ पर करते थे, यानी कि जो पूजा यानी कि अनुष्ठान यज्ञ वगैरह जो होते थे वो सभी राजा करते थे। क्योंकि जो जितने भी राजा थे, जितने भी शासक थे, वो वहाँ पर हर कोई राजा ही कहलाता था, और वहाँ पर सभी को अनुष्ठान करने होते थे। और वहाँ के जो भी राजा थे वो सभाएं करते थे, बैठकें करते थे। तो बैठक में क्या क्या बात करते थे? यानी वो बातचीत करते थे, बहस करते थे और वाद विवाद भी करते थे। और बात, बहस और वाद विवाद किस चीज़ पर करते थे? वो करते थे कि किस तरह शत्रुओं से निपटारा किया जाए, यानी कि किस तरह उन्हें शत्रुओं से बचने के मतलब जो शत्रु होते यानी कि दुश्मन जो होते थे, जो उनके ऊपर आक्रमण करने
या करने की उनके मन में शंका आती थी, तो उनसे बचने के लिए वो सभाएं करते थे। लेकिन इस सभाओं में सिर्फ जो पुरुष ही हिस्सा ले सकते थे, यानी कि उन सभाओं में स्त्रियां नहीं हिस्सा लेती थी, उसमें सिर्फ पुरुष यानी कि राजा ही हिस्सा लेते थे। तो उनमें सभाओं में हिस्सा कौन कौन नहीं ले सकते थे? वो थी स्त्रियां, या चाहे रानी हो चाहे कैसी भी वहाँ पे स्त्रियां हो, वो हिस्सा नहीं लेती थी। और जो वहाँ के दास थे, जो गुलाम थे, वो भी हिस्सा नहीं ले सकते थे। और जो कमदार थे यानी कि जो मजदूर थे, वो भी इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर जो वहाँ के शासक थे वो ही हिस्सा ले सकते थे, या फिर बड़े लोग। लेकिन जो मजदूर, दास या फिर जो स्त्रियां थी, वो हिस्सा नहीं ले सकती थी। और फिर क्या था, जो वहाँ पर जो वजह था, वहाँ पर अलग शासन व्यवस्था थी। और वहाँ पर जो सारे कार्य करते थे वो पुरुष ही करते थे, यानी चाहे बहस हो, किसी भी तरह की बैठक हो। और जो वहाँ के शासक थे, वहाँ पर कई राजाएं होते थे, यानी कि अगर वहाँ पर जो ये क्या था, मगध के पास एक छोटा एक राज्य था, और अगर वहाँ पर वजी में अगर 10 राजा हैं, 10 शासक हैं, तो हर शासक राजा कहलाएगा, और उन सभी को एक साथ अनुष्ठान करने होते थे। अब ऐसी क्या है यहाँ पर हमारे महावीर और बुध और महावीर, बुध और महावीर जो हैं, ये क्या है, जो दोनों शब्द ये कहाँ किससे संबंधित है? वो है गण और संघ से संबंधित थे, महावीर भी और बुध भी। तो जो ये संगठन जो गण और संघ था, तो ये किस पर वर्णित है? इसमें बौद्ध साहित्य की जीवनी का क्या मिलता है? इसमें वर्णन मिलता है, यानी कि बौद्ध साहित्य जीवनी का, ये बौद्ध साहित्य सजीव का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है, उनका उल्लेख मिलता है। और कहाँ पर मिलता है? वो मिलता है संघ और गण में, गण और संघ में उनका उल्लेख मिलता है। और जो गण और संघ जो संबंधित है, वो किससे थे? वो थे बुध और महावीर से। और इसमें क्या थे, जो ये महावीर और जो ये हमारे गण और राजा थे, उसमें क्या था कि जो संघ थे, संघों में क्या था, कई शक्तिशाली राजा थे, लेकिन वो क्या थे? वो संघों को जीतना चाहते थे। वो संघों को जीतना चाहते थे, और उन्होंने जीता भी, उन्होंने राज्यों को जीता भी। लेकिन ऐसा सिर्फ 150 वर्ष तक ही चलता रहा, 150 साल तक ऐसा चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर गुप्त शासक आ गए, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य। तो फिर गुप्तों का शासक चलने लगा, यानी कि पहले किसका शासक चल रहा था? पहले चल रहा था हमारा बिंबिसार और हमारा अजातशत्रु। लेकिन उसके बाद इनका शासक जो था, उनका नियंत्रण था, वो कम होने लगा, और कई अन्य राजा थे, उनका नियंत्रण कम होने लगा। फिर इन्होंने कई राज्यों को जीता भी, और इनका नियंत्रण काफ़ी लंबा चला। लेकिन काफ़ी लंबा, यानी कि 150 वर्ष इन्होंने ऐसा किया। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद गुप्त शासकों का नियंत्रण होने लगा। किस पर होने लगा? गण और संघ पर गुप्त शासकों का नियंत्रण होने लगा। और अब उन्होंने जो गण और राज्य थे, उन्होंने उस पर विजय पाली, उनको जीत लिया। फिर उसके बाद, लेकिन उन्होंने जीत तो लिया, लेकिन जो पहले राजा थे, उन्होंने अपने राज्य बनाए थे, उन्होंने अपने भी कुछ राजा, और जो पहले कुछ राजा थे, उनको अपने राज्यों में शामिल किया। तो हमने एक एक करके सारे टॉपिक कवर किए। अब ये जो हमारा जो लास्ट टॉपिक था, ये भी हमारा कवर हो चुका है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।